हेलो, नमस्कार। माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर केशव नगर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज के इस कालांश में बात करेंगे। अपनी जो विषय है वो है विज्ञान, और इसमें देखो हमारी इस जो विषय में हम सबसे पहला जो अपना जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। ठीक है, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि विद्युत क्या होती है, और इसमें हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो है आवेश। ठीक है, तो आवेश क्या होता है, और आवेश से फिर पढ़ेंगे हम विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। आवेश की जो परिभाषा होती है, हायर क्लास में हम जब जैसे पढ़ते हैं तो आवेश की जो परिभाषा होती है, इसका मतलब होता है कि एक पदार्थ का एक ऐसा गुणधर्म होता है जो किसी अन्य वस्तु पर या तो वैद्युत चुंबकीय बलों को यहां से उत्पन्न करता है। ठीक है, आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल सी से करते हैं। ठीक है, अब हमें जो चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश की प्रवाह की दर, यानी कि आवेशों का जब प्रवाह होगा उसकी जो रेट आएगी निकल के, उसकी जो दर निकल के आएगी, उसी को क्या कहेंगे हम, विद्युत धारा। ठीक है, तो अपन परिभाषा लिख सकते हैं इसकी। विद्युत धारा, तो आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो यहां से देख लें कि आवेशों के प्रवाह की दर यानी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, जिसका सूत्र किस तरीके से होता है, Q/C। ठीक है, कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए दूसरा यहां से हमें चर लेना ही पड़ता है, यानी कि समय के सापेक्ष कोई भी कार्य हम करते हैं तो वो समय के सापेक्ष ही करते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर हम किसी दर की बात करेंगे तो वो हमें समय के सापेक्ष लेना ही होगा। ठीक है, तो यहां पर इसको ले सकते हैं, ये हमारा क्या है, आवेश है, ये क्या है, समय। ठीक है, या हम इसकी जो परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि आवेश और समय, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा कहते हैं। तो हम यहां से या तो आवेशों की प्रवाह की दर यानी क्या होती है, हमारी विद्युत धारा होती है, या हम कह सकते हैं कि आवेश और समय दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से करते हैं, आवेश को किससे करते हैं, क्यू से करते हैं, समय को किससे करते हैं, टी से करते हैं। ठीक है, अब इसका जो मात्रक होता है, अगर हम मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक, इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, जो एसआई मात्रक है इसका क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, अब देखो एसआई मात्रक क्या होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे एसआई। ठीक है, इसके बाद एमकेएस, सीजीएस, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको, एफसीएस। ठीक है,
एसआई जो सिस्टम है, एमसीए जो सिस्टम है, वो एक स्टैंडर्ड होता है। मतलब क्या होता है कि हम यहाँ से लंबाई, द्रव्यमान और समय, अगर तीनों को लेते हैं, लंबाई का अगर हम एमकेएस में देखें तो हम इसको नापेंगे मीटर में, द्रव्यमान की बात करते हैं इसको किलोग्राम में, ठीक है, समय को सेकेंड में, अगर इसकी बात करें तो सेंटीमीटर, अगर इसको देखें तो ग्राम, और इसको देखें तो सेकेंड, ठीक है। अगर यहां से देखें तो फुट, पाउंड और सेकेंड। तो ये अलग अलग, यानी कि एसआई जो हमारी पद्धति होती है, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि लंबाई को हम मीटर में और वजन को हम, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, इस तरीके से उनको मापते हैं। तो इसी तरीके से इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, हमारा एम्पियर होगा, ठीक है। अब बात आती है कि इस एम्पियर को और छोटे रूप में किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि आई यदि इसको अपन एम्पियर, इसका जो मात्रक है वो एम्पियर, तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो अगर हम बात करें आई, अगर हमारा 1 एम्पियर हो तो 1 एम्पियर किसके बराबर निकलेगा। तो यहाँ आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, मैंने पहले बताया था। आवेश क्या होता है, एक पदार्थ का ऐसा गुणधर्म होता है जो वैद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न करता है। जैसे किसी भी पेंसिल को सूखे बालों से अगर यहाँ से रब करें या इसको घर्षण कराएं और फिर एक कागज के टुकड़े के पास ले जाकर के देखें तो कागज का टुकड़ा उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि हम जैसे उसको रगड़ के लेके गए तो उसके अंदर यानी कि चिपकने की एक गुणधर्म उसके अंदर आ गया, ठीक है, वो आकर्षित हुआ। तो पदार्थ का एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी अन्य वस्तु पर यानी कि वैद्युत चुंबकीय बलों का अनुभव कराता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आवेश हमारे दो होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। किसके द्वारा दिया गया था, फ्रैंकलिन के द्वारा। अब 1 एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर क्या होता है कि यहाँ आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आवेश जिसका मात्रक क्या होता है, एसआई, कूलाम। तो इसको क्या होंगे, 1 कूलाम और 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर जो होगा वो 1 कूलाम और 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम चार्ज यानी 1 कूलाम आवेश, अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो वही हमारी क्या है, 1 एम्पियर। क्या है, 1 एम्पियर। यानी 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाह हो तो उसी को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। किसी भी चालक तार के अंदर अगर एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाह हो तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो इसके बाद बात करते हैं कि यानी कि इसका हमारा क्या होता है, 1 कूलाम होता है, 1 सेकेंड होता है। और जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये हमारी पहले चलती थी लेकिन अब इनका कोई भी यूज नहीं होता, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। अब आपको पता होगा कि एक 1 फुट में जो सेंटीमीटर बनते हैं वो कितने होते हैं, 1 फीट में जो सेंटीमीटर बनते हैं 30.4080 सेंटीमीटर। कितना होता है, 30.48 सेंटीमीटर। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 453। 1 जो पाउंड होता है इसमें 453.9 यहां से ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, तो ये यूनिट जो होती हैं, जो इकाई होती हैं, उनको कन्वर्ट करने का हमारे पास तरीका होता है कि हम उनको किस तरीके से आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ विद्युत विभवांतर।
इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसकी अगर हम परिभाषा देखें कि विभवांतर की क्या होती है। ठीक है, अगर किसी चालक तार के सिरों के मध्य, अगर हम यहां से देखें, ये 2 पॉइंट बनाए ए और बी, कोई चालक तार है और 2 पॉइंट ये ले लिया हमने। इन दोनों पॉइंटों के बीच एकांक आवेश, यानी कि एकांक आवेश, एकांक आवेश, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर। यानी कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि V एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच हम कार्य कर रहे हैं। कोई भी चालक तार होगा इस तरीके से, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में ही विभवांतर निकलेगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, किसी चालक तार के सिरों के मध्य की बात करेंगे विभवांतर की, तो यहां से देख रहे हैं कि V = W/Q, या हम कह सकते हैं किसी चालक तार के मध्य किया गया कार्य और एकांक आवेश दोनों का अनुपात विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अपन लिख सकते हैं किसी चालक के सिरों के मध्य किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। किसी चालक तार के सिरों के मध्य, यानी किसी चालक तार के सिरों के मध्य आवेश किया गया कार्य लाने में कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? इनका अनुपात ही क्या कहलाएगा? विभवांतर। ठीक है, अब विभवांतर को मापने वाला विभवांतर मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? विभवांतर को मापने वाला उपकरण क्या होता है? वोल्टमीटर। ठीक है, बात काम की है कि विभवांतर को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है, तो वो होता है हमारा वोल्टमीटर। ठीक है, विभवांतर की इकाई क्या होती है? क्या होती है? वोल्ट। विभवांतर की जो इकाई होती है वो क्या होती है? 1 वोल्ट होती है। ठीक है, अभी हमने देखा कि ये आपको V से हम व्यक्त कर रहे थे, इसको प्रदर्शित कर रहे थे W/Q। ठीक है, अगर यहां कहें कि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, अगर हम इसकी परिभाषा दें कि 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट की अगर हम परिभाषा देते हैं, ठीक है,
1 वोल्ट। यहां से देखेंगे किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, कार्य की जो इकाई होती है SI वो क्या होती है, जूल। तो 1 जूल, और नीचे कितना है, एकांक आवेश, एकांक आवेश चलो एकांक कूलम या 1 कूलम। ठीक है, अगर किसी भी चालक तार के सिरों के मध्य एकांक आवेश को यानी 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो वो क्या कहलाता है, कितना वोल्ट मीटर होगा, कितना वोल्टेज होगा, 1 वोल्ट। कितना विभवांतर होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो परिभाषा आप लिख सकते हैं यहाँ से कि एकांक आवेश यानी कि 1 कूलम आवेश और 1 जूल कार्य करना पड़े तो वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम विभव की। विभव क्या होता है, विभव पोटेंशियल को बोलते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, विभव क्या होता है, अभी हमने देखा था कि किसी एकांक आवेश को दो बिंदुओं के बीच लाने में किया गया कार्य और आवेश दोनों का अनुपात क्या कहलाता था, विभवांतर। लेकिन अगर हम विभव की बात करें, अगर मान के चलो यहां अनंत आवेश है, ठीक है, यहां पर कैसा आवेश है, अनंत आवेश है। अब इस वाले क्षेत्र से इस वाले पॉइंट तक अनंत आवेश, ठीक है, अब यहां बहुत सारा चार्ज है, हम कह सकते हैं अनंत आवेश है। यहाँ पर यहां से एकांक आवेश को, एकांक आवेश मान के चलो यहां हम ले लेते थे Q0। ठीक है, Q0 को हम किसी बिंदु तक अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में या किसी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, विभव। क्या कहलाएगा, विभव। तो एकांक आवेश को अनंत जो विद्युत क्षेत्र है वहां से किसी बिंदु तक लाने में, एक बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वही क्या कहलाएगा, विभव। लेकिन विभव और विभवांतर में अंतर देख रहे हो आप, विभव और विभवांतर में अंतर क्या होगा, आप दोनों को एक साथ ले रहा हूं मैं आपको। ठीक है, विभव में क्या है कि अनंत यहां पर आवेश है तो एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। ठीक है, और यहां विभवांतर की बात करें कि दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, दो बिंदुओं के बीच कार्य किया जा रहा है और यहाँ अनंत से किसी बिंदु तक केवल एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो विभव और विभवांतर, तो आपको क्लियर हो गया होगा मतलब यहाँ से कि विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है। कि विभव में अनंत से किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, और जब दो बिंदुओं के बीच अगर किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य और आवेश दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, विभवांतर। अगर दो बिंदुओं के बीच की बात की जाएगी तो वहां निकलेगा आपका विभवांतर, और अनंत किसी विद्युत क्षेत्र में से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में अगर कोई कार्य करना पड़े तो वो कहलाएगा आपका विभव कहलाएगा। ठीक है, विभवांतर का जो उपकरण होता है क्या होता है, वोल्टमीटर होता है, और 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। क्या होता है कि एकांक आवेश को लाने में दो बिंदुओं के मध्य अगर लाया जाए तो उसमें किया गया कार्य यदि 1 जूल के बराबर हो तो वो 1 वोल्ट के बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है,
और छोटी सी बात हम बता दें कि अगर मान के चलो आपको अगर ये कहता है किसी चालक तार में से n इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये कोई चालक तार है, ये चालक तार है, और इस चालक तार में से यदि n इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं तो आप बता सकते हैं इसमें चार्ज कितना होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, आवेश जो होता है वो होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो n इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, तो यहां पर हम बात करेंगे कि n ये 1 इलेक्ट्रॉन का होता है, तो n इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा n, ठीक है। जो चार्ज हम निकालेंगे तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम कहें कि 1 कूलम अगर आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अगर हम निकालना चाहें तो क्वेश्चन ले लें। 1 कूलम इलेक्ट्रॉनों संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ से एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में भी है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, अगर किसी चालक तार में से अगर n इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो हमारा चार्ज किस तरीके से निकालेंगे, Q बराबर Na से, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ से लिखेंगे Ne। हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यहाँ से निकालना है, यानी कि n को निकालना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, Q अपॉन n को यहीं रखेंगे तो Q के नीचे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो ये होता है, और प्रोटॉन का जो चार्ज होगा E+, वो धनात्मक होता है, ठीक है, वो ऋणात्मक होता है, वो आगे की बात है, ठीक है। तो n बराबर जो होगा आपका Q अपॉन E, Q बटे E होगा। अब कितने की बात की है, 1 कूलम आवेश है, 1, यहाँ पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब देखो तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हम जब इसको करेंगे तो 10, अब 10⁻⁻19, ये 8वीं क्लास में आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। जब 10 की घात कोई भी माइनस में हो, किसी की घात अगर माइनस में हो तो उस घात को हम क्या करते हैं, सबसे पहले धनात्मक करते हैं। तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻19, नीचे हो जाएगा आपका 16। अब 1 0 इसमें से हम लेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि 10 में 16 का भाग नहीं जा रहा है इसलिए 1 0 यहाँ से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 100, और नीचे गुना 10⁻18। अब इसका जब इसमें भाग लगाएंगे तो 16 6 जो होते हैं 96, यानी कितने बचे आपके 4, और यानी कि आप अलग से करके देख सकते हैं कि 100 में जब 16 का भाग लगाएंगे, 16 6 96, 4 पॉइंट लगाएंगे, 16 दूनी 32, 8 बचे, 16 पंजे 80, यानी कितना आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 6.25 गुणा 10⁻18। ये क्या निकल के आया, आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आई, ठीक है।
तो मेरा सभी भैया बहनों से अनुरोध है कि हमने जो अभी यहाँ से जो उदाहरण निकाला है उसमें था कि 1 कूलम आवेश में कितना जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो किस तरीके से हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करते हैं ओम का नियम। ओम के नियम से हम पहले पढ़ लेते हैं अपना जो वैद्युत जो परिपथ होता है उसकी वैद्युत परिपथ होता क्या है। ठीक है, जो विद्युत जो परिपथ होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं हम प्रतिरोध। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रतिरोध, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। ठीक है, तो यानी कि ये R1 मान लो, ये R2 मान लो और ये R3, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, ये आपका हो गया अमीटर। ठीक है, ये हो गया कोई चालक तार। ये हो गई बैटरी। ये हो गई आपकी कुंजी। ठीक है, ये हो गया धारा नियंत्रक। ठीक है, अब यहां से देखें हम एक एक पॉइंट को ले लेते हैं। तो बैटरी, बैटरी में जो बड़ी जो लाइन होती है वो धनात्मक यहां से सिरे की होती है, छोटी वाली ऋणात्मक होती है। ठीक है, प्लस माइनस यहां से चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ कोई ना कोई अपन विभवांतर यानी कि वोल्ट विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर लगाएंगे। ठीक है, अब मान के चलो मैंने एक ही लगा दिया, यहाँ से ये सिरा ले लिया और ये सिरा। ठीक है, यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं होगा। इसके विभवांतर को मापने के लिए, वोल्टेज को मापने के लिए यहाँ पर वोल्टमीटर लगाया हुआ है। तो प्लस माइनस और यहाँ से निकल के आएगा प्लस, और ये माइनस फिर दोबारा से यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस और दोबारा से यहाँ से इस तरीके से प्लस। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस को आप जोड़ नहीं सकते साइंस में, क्योंकि इनका मतलब है कि प्लस प्लस जहां भी होगा वहां प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। और जहां दो समान चार्ज होंगे वहां प्रतिकर्षण होगा, और दो असमान जहां साइन अगर ले लेंगे हम, चिन्ह ले लेंगे, तो वहां आपका आकर्षण होगा। ठीक है, तो विद्युत परिभाषा जो परिपथ की जो परिभाषा है उससे पहले हम ये पॉइंट अपने देख रहे थे कि चालक तार है, ये धारा को मापने के लिए लगाया गया उपकरण है, और यहाँ से कोई चार्ज देने वाला कोई स्रोत हम मान सकते हैं, जो कि हमारी क्या है, बैटरी है। और यहाँ से इस कुंजी को अपन इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं ये। ठीक है, अब ये कौन सा परिपथ है, बंद। अगर मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूं तो ये खुला परिपथ होगा। ठीक है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों सिरे को अलग अलग कर दिया है। जब मैं इसके अंदर यहाँ इस पॉइंट जैसा डॉट लगा दूंगा, इसका मतलब ये होगा कि अब परिपथ कैसा है, बंद परिपथ है। अगर यहाँ से निकाल दूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, खुला परिपथ। और खुला परिपथ में कभी धारा का प्रवाह नहीं होता, बंद हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से भी हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो काफी सारी किताबों में इस तरीके से भी लिखा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। और ये प्रतिरोध कि जहां धारा में अगर कोई भी रुकावट आती है और धारा यानी धारा के प्रवाह होने का विरोध करता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब कौन से ऐसे हो सकते हैं जो विरोध करते हैं, अगर आपने कोई भी
इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई भी आपने इक्वायरमेंट अगर उपकरण ले रखा है तो वो सभी धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, मतलब जो विद्युत से चलने वाले जो उपकरण हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो विद्युत के प्रवाह का विरोध करते हैं, आवेश के प्रवाह का विरोध करते हैं, यानी कि उसकी खपत करते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रतिरोध हम आज इस तरीके से लिखते हैं। अगर हमारे सवालों के अंतर्गत काफी क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें आपको दे रखा है कि 2 फ्रिज जोड़ दिए, ठीक है, 3 टीवी जोड़ दिए, इस तरीके से, तो वो किसका काम करेंगे, वो आपके प्रतिरोध का ही काम करेंगे। ठीक है, धारा के प्रवाह का जो विरोध करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। अब जिस परिपथ के अंदर एक ऐसा परिपथ जिसमें बैटरी, कुंजी, प्रतिरोध, अमीटर, वोल्टमीटर संयोजन हो, जुड़े हुए हो, तो परिपथ क्या कहलाएगा, वैद्युत परिपथ कहलाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ओम का नियम। ओम का नियम देखो काफी बार ये आ भी चुका है कि ओम का नियम क्या होता है। किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर अपन लिख सकते हैं, किसी तार के सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा समानुपाती होती है। ठीक है, चलेगा, किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं V समानुपाती I, और जब भी धारा का प्रवाह होगा उसमें कुछ ना कुछ रुकावट होगी, तो इसलिए इसका जब भी हम चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लेंगे हम, उसके लिए एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, एक नियतांक लेना पड़ेगा, जो हमने क्या ले लिया, R I। ठीक है, तो ये हमारा एक संबंध निकल के आ गया ओम का नियम। तो V बराबर क्या होता है, RI या IR, जहां V बराबर क्या होता है, विभवांतर, I बराबर क्या होती है, आप जानते हैं क्या होती है, धारा, आवेश की प्रवाहित दर। ठीक है, R क्या होता है, प्रतिरोध, R क्या होता है, प्रतिरोध। अभी बताया था आवेश के प्रवाह का जो विरोध करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज इस अपने माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर की जो केशव नगर ऑनलाइन क्लासेस पोर्टल में जो हमने आपको समझाया है, तो सभी भैया बहनों से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है,
और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में हम बेहतर से बेहतर यहाँ से वीडियो माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर केशव नगर की ओर से हम आपको देते रहें। धन्यवाद।